क्लास 10th का फर्स्ट पेपर है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, और ये है आपके लिए प्रैक्टिस पेपर। ये रियल पेपर नहीं है बल्कि प्रैक्टिस पेपर है, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रहेगी रियल पेपर में उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, मेरी गारंटी है पक्की। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते और समझते रहिए। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को अपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें अपने दोस्तों को, और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। साथ ही इसी तरह से और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर आप इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर देखें। तो एक बार मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपने जो है सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से समझना है, और जितने प्रश्न आपको करने होंगे, जितने मार्क्स को आपको करना है आप उतने ही करेंगे। जिस पार्ट में जितने करने हैं, एक्स्ट्रा पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए हमारा यहाँ पर आ जाता है आपका सेक्शन ए यानी कि खंड का। तो पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा आपके लिए। देखिए आपको पेपर देखना है, समझना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए ये पेपर लेके आया हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? तो ये हिंदी मीडियम है, और इसके बाद देखो आपको इसके बाद तुरंत इंग्लिश मीडियम है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको जो है सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको एक एक करके प्रश्न दिखाता रहूँगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आप देखते रहिए, आपका कौन सा मीडियम है। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज झूम फार्मिंग नोन एज इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? तो ये है इसका आंसर कुमारी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि का उदाहरण है? यानी कि रोपाई, रोपने वाली कौन से मतलब कृषि है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांट करना, जैसे कि हम प्लांट करते हैं, आपने देखा होगा ना, धान को क्या करते हैं, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, राइट? तो इसी तरह से कौन सा है देखो, तो देखो टी, क्या ये रोपण का है? कॉफ़ी और रबड़, तो ये तीनों ही जो है रोपण के हैं। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर करेक्ट रहेगा। और इसके बाद देखो यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? यानी कि पूरा साल लगा देता है ना? तो देखो ये आपके लिए क्या रहेगा? गन्ना रहेगा। ओके, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखो अगला 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से ये विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, विश्व की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में जो है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में तो सबसे जो ज़्यादा है वो चीन में चाय उगाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ मिलती है? तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है, उसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। चलिए उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है ना? तो फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप आपको बताना। तो ये है आपका क्या है? सन। ठीक है, ये हैम्प आपका सॉरी ये आपका रहेगा उपरोक्त सभी, ये सारे हैं आपके जूट कपास। तो आपको ऑल ऑफ द अबव में आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया? रक्तहीन, है ना? विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट आल्सो नोन ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस, तो ये आपका क्या है? भूदान ग्रामदान आंदोलन। ये ब्लडलेस है, यानी कि इसमें रक्त नहीं बहता है, नहीं बहा, है ना? और 8वां सवाल देखो, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? यानी कि जब विवाद होता है तो उसको कौन उसको मतलब सॉल्यूशन करता है उसका? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, भाई न्याय व्यवस्था है ना, तो न्याय व्यवस्था क्या करती है? विवाद को सुलझाती है। सुप्रीम कोर्ट
आप देखते हो ना छोटे मोटे काम, अच्छा मैं कोर्ट में चलता हूँ, मैं कोर्ट में बताऊँगा, कोर्ट में केस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर छोटी मोटी लड़ाई है ना, तो जो भी विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच हो चाहे इंडिविजुअल हो, सारा कुछ कोर्ट ही साहब उसका करती है। उसके बाद देखो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, हमारे जो इंडिया में वो कैसा है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन देयर इन इंडिया, है ना। तो ये देखो ये है फेडरल यानी कि संघात्मक है। चलिए आगे देखो, स्थानीय स्वराज्य निकायों में से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। एटलीस्ट यानी कि कम से कम सीट आर रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट में। तो 1/3 1/3 यानी कि जैसे पास मार्किंग कितना चाहिए होता, 1/3 100 में से 33। तो इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि जैसे पास मार्किंग 1/3 है, इसी तरह से जो फीमेल के लिए वुमेन के लिए है वो 1/3 रहेगा आपका। चलिए आगे देखो, संविधान। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को डैश अनुसूची में रखा है। तो ये जो है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से भाषाओं में रखा है, तो ये है आपका 8वीं यानी कि 8th अनुसूची में, ठीक है। और उसके बाद देखो 12वां सवाल है आपके लिए, यस, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों को अनुच्छेद 371 यानी 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। तो ये उपरोक्त सभी है, यानी कि नागालैंड को भी है, अरुणाचल प्रदेश को भी है और असम को भी है, ठीक है। तो ये तीनों आपको देखा, असम अरुणाचल प्रदेश, तो आपका आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद देखो अगला सवाल रहेगा आपके लिए, वेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं, वेलोनिया क्षेत्र के विच लैंग्वेज इज बीइंग मेनली स्पोकन इन वोलेनिया रीजन। तो ये रहेगा आपके लिए फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं ये। और निम्नलिखित में से किस देश की में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है, तो ये रहेगा आपके लिए श्रीलंका। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव, चलिए, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चलिए अगला सवाल है 15th है, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट डैश आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स, है ना। तो जो भी लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत, लोकतंत्र आप समझ सकते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ पर कि सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं, उसमें जो क्या है आपका जनता है। तो भाई जनता से लोक बना, और नेता को, राज्यपाल को प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे जो है ना ये एक तरह से अधिकारी हो गए। लेकिन जो लोकतंत्र है ना वो बुनियादी सिद्धांत क्या है, जनता है। जनता नहीं होगी तो देखो जब चुनाव आते हैं तो सारे लोग कहाँ जाते हैं, जनता के पास आ जाते हैं ना, हम तुम्हें ये देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसकी जो मेन है वो पीपल है, यानी कि जनता है। और आगे देखो, यहाँ पर आपको सत्य वाला असत्य कौन सा, निम्न में से फॉल्स कौन सा है, तो देखो हिंदी में देख लो पहले, ये आपका रहेगा मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्रक में आता है, ये आपका फॉल्स है। भाई मछली पाल रहे तो द्वितीयक में नहीं आएगा, तो ये आपका करेक्ट है। आप देखो यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद देखो मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो ये है आपका है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इंग्लिश में देख सकते हैं, चलिए ओके, सी आपका ये रहेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद देखते हैं 18th वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो शहरी है और अमीर परिवार की लड़की है, तो देखो अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, जैसे भाई है वैसी लड़की को भी मिले, अपने स्वयं के निर्णय ले सके। भाई जैसे हर कोई निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है अपने लिए, वैसे लड़की भी ले सकती है। लड़की पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, लड़की भी वो सारे काम कर सकती है, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सकते। तो भाई देखो लड़के अगर विदेश में जाते तो लड़की क्यों नहीं, तो क्या आएगा आपका उपरोक्त सभी कथन ट्रू है।
ओके, तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सी गेट्स द मच फ्रीडम एज ए ब्रदर एंड CBC सारे आपके करेक्ट रहेंगे। चलिए उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी कि परिवहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग तो बैंकिंग होता है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, तो आपका ये सारे क्या है तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर सुदीप सॉरी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक हमारा पहाड़ी यादों से भरा चैनल है जिसमें पहाड़ी वादियाँ, घटाएं, नदी, पहाड़, झरने हमारा गांव है और गांव का वातावरण यानी कि गांव की लाइफ जीवन शैली है। तो वो मेरा एक सेकेंडरी चैनल है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए जैसे आप इस चैनल को करते हैं। और आपकी थोड़ी सी ज़रूरत है क्योंकि उस पर थोड़ी सी वास्ट टाइम की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर उसे भी सपोर्ट कीजिए। और चलिए अगला जो 20वां है, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। किसी को भी बिना कारण बताए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। कुछ भी अभी निकाल दिया नहीं, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये रहेगा संगठक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, जहाँ पर कि चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं आपको और भी ज़्यादा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वहाँ पर क्या है कि भाई हल्के फुल्के उसमें तो निकाल ही देते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना वहाँ पर आपको बिना कारण के नहीं निकाला जा सकता है। अब आप ये सोचो कि भाई लेबर आदमी है ना, तो लेबर क्या है कि भाई मकान बना, काम ख़त्म हो गया तो जा सकते हैं, छोटे 1-2 दिन का काम है, 10 दिन का काम है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना वहाँ पर आपको बिना किसी के नोटिस के नहीं निकाला जा सकता। और अगला देखो यहाँ पर, इनमें से कौन सा विचार जूसेपी मैथ्सेनी का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए विजन ऑफ जूसेपी मेजिनी। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, ऑप्शन आपका रहेगा राजशाही का समर्थन, सी ऑप्शन सपोर्ट ऑफ। चलिए मैटरनिक कौन था, हु वाज मैटरनिक, ये था आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यस, बी ऑप्शन रहेगा ऑस्ट्रेलियन चांसलर। और फेडरिक लिस्ट कौन थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे ये, है ना, हुआ फेडरिक लिस्ट। और 24 का देखिए आप, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया। ये फिलिप वेट, ठीक है, तो फिलिप वेट इसका आंसर रहेगा। चलिए ये आपका पार्ट 2 आ जाएगा, यानी कि सेक्शन बी। किसने कहा था मैथ्सेनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये किसने कहा था, है ना। तो हुज सेड, यहाँ पर देखो हिंदी में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ यानी कि वेयर, तो हिंदी में इंग्लिश में आपको दिख जाए हु सेड दिस, यानी कि ऐसा किसने कहा। तो ये था आपका ड्यूक मैटरनिक, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। देखो कई बार हमें सवाल आता है संबंधित है, कई बार आता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉट पूछा है या मतलब पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में। कई बार क्या होता है हम सवाल को ज़्यादा नहीं देखते, सीधा ऑप्शन पे चलते, तो हमारे जो है ना आंसर गलत हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं घर आ गया मैंने पेपर देखा, अरे यार इतना इजी था, मैं तो सोचा कि पॉजिटिव में पूछा लेकिन यहाँ पे तो नॉट वाला था। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो नॉट में पूछा है या पॉजिटिव वे में पूछा है। तो चलिए सवाल आप देख सकते हैं, हिंदी में था ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप वीडियो को रोक सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि ये बहुत लेंथी सवाल है। यहाँ पर हिंदी में एक बार दिखाओ, एक बार इंग्लिश में दिखाओ, तो यहाँ पर आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार, और उसके बाद देखो यहाँ पर जो आंसर है ना वो सभी कथन सही हैं। चलिए एक बार देखो आप इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। और यहाँ पर आएगा आपका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, और डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
ऑल द स्टेटमेंट आज करेक्ट, यानी कि सभी सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले तो आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, और हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क रहता है, बट थोड़ा सा हिंदी में देख लेते तो इंग्लिश में भी आपको समझ आ जाएगा, और इंग्लिश वाले हिंदी में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में देख लो, और आंसर आपको फिर से यहाँ पर देखो सभी कथन ट्रू हैं, करेक्ट हैं। और अब हम यहाँ पर इंग्लिश में आपको देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा है। और आप चारों एक बार देखो यहाँ पर, और उसके बाद आप ये देखें कि जो सभी सही हैं वो कैसे, किस लॉजिक से हैं। तो देखो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। सही मिलान कीजिए, मैच कीजिए, और इधर कर देते हैं इसे। चलिए सही मैच करना है आपको, तो इसका जो आंसर है वो मैटरनिक ऑस्ट्रिया आपका आंसर रहेगा। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे देखो, गलत का मिलान कीजिए। पहले आप सही का मिलान कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, गलत का, यानी कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो ये आपका क्या है, जैव संसाधन धातु, ये गलत है, यानी कि जैव जो संसाधन है ना वो धातु नहीं है, ठीक है, मेटल। और 31 फिर से इधर आ जाता है। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। मरुस्थलीय, विच ऑफ अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एराइड सोल। और इसका जो है डी ऑप्शन, यानी कि सभी कथन सही है। और एक बार से फिर से आप कथन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको गलत का मिलान करना है, यानी कि जो रॉन्ग है वो देखना है। तो चलिए यहाँ पे देख सको, आप देखो जो लाल मृदा है ना वो सेब की कृषि, ये गलत है। जो सेब के लिए लाल मृदा नहीं चाहिए, लाल मृदा में सेब नहीं होते हैं। रेड सोल एप्पल, चलिए आगे देखो ये आपका यस 33 का एक बार पढ़ लो आप इसे, और आपको यहाँ पर दिख सकता है कि जो सी है वो करेक्ट आंसर है। और सवाल आप ज़रूर पढ़ें, लेंथी है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी में आपको दिखा रहा हूँ। और 34 में आप देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आपको दिख जाए, इसलिए मैंने अपने आप को साइड में ही कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना आपका ये वाला सही है, यानी कि इन मृदाओं का रंग सफ़ेद है। दीज सोल आर वाइट इन कलर में वाइट है। और डीजल किस प्रकार का संसाधन है, डीजल किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल है। मतलब आपने देखा होगा कि डीजल फिर से जो है वो नवीन हो जाता है, नवीकरण हो जाता है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर ये जो 36 से जो क्वेश्चंस है ना, इनको आपको ध्यान से देखना है। आप चाहे तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये जो स्टेटमेंट है ना इनकी आपको क्वेश्चंस में आप ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर नीचे दिए गए कथन में दो प्राकथन दिए हैं एक संकल्पना है और दूसरा कारण है, ठीक है। कारण संकल्पना कथन है तो आपको सही से देखना है, इसमें अपना लॉजिक लगाना है, क्योंकि रीजनिंग वाले सवाल हैं और रीजनिंग वाले सवाल में थोड़ा सा ना अपना लॉजिक भी लगता है। स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको लॉजिक समझ में नहीं आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो यहीं से आपको आंसर करने ABCD आपको यहीं से मिलेंगे। अब आप चलें इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सारे। चलिए आप चाहे तो इससे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी रहेगा। चलिए अब आप यहाँ पे देखो 37 वाला, ठीक है, 37 वाला देखो। ओके, अब इसे पढ़ें आप, सबसे पहले पढ़ो इसे और पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है आंसर में वो देखें। तो यहाँ पर इसका जो है ना वो A ऑप्शन करेक्ट है। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, चलिए 38 वाला, 38 में देखें आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों, सॉरी अभी हिंदी काफ़ी लेंथी है तो सबसे पहले आप हिंदी वाला देख लें। यानी कि सिर्फ 1/3 और 4th सही है, बोले तो सिर्फ 2 नहीं है सही, बाकी सारे सही है। और यहाँ पर आप देखें जो आपका C है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओनली 1/3 और 4th इज करेक्ट।
अब देखो यहाँ पर 39 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो भी आपका महात्मा गांधी वाला जो एक्ट लगा है उसके तहत यहाँ पर 100 दिन की गारंटी है ना। तो एक आदमी को 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसे मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा शॉर्ट में आपने सुना होगा ना, गांव में मनरेगा, तो यही वो मनरेगा है। और इसमें जो है आपका सभी कथन सही हैं, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पर 41 में देखें तो हिंदी में आप देखें थोड़ा सा लेंथी है। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए करेक्ट है। अब आप यहाँ पर इंग्लिश में देखो इसे, तो आपका जो ए है वो आखिर क्यों, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू। और अब देखो यहाँ पे आप 42 देखो, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कम से कम आप 100 लाइक पार तो कर ही देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये 500 पार हो जाएगा, बट मिनिमम आपके लिए 100 लाइक का टारगेट रहेगा। और आपका यहाँ पर रहेगा केवल 2 और 4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है, तो नहीं है कौन सा, यानी कि दूसरा और थर्ड इसका सही रहेगा। और इंग्लिश में भी देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। चलिए 43 में देखें आप, तो इसका आंसर बहुसंख्यवाद, यानी कि मेजरलाइजेशन। और इसके साथ 44 है गलत, अपने गलत का मिलान करना, यानी कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो ये आपका 7 आकर संघ बनाना, ये भारत का स्टेटमेंट, ये वाला जो है बिल्कुल इनकरेक्ट रॉन्ग है। 45 में देखें आप, तो निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो ये यूरोपियन संघ का ब्रुसेल्स है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट हैड क्वार्टर इन ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स। और उसके बाद देखो यहाँ पर 46 में देखो, बेल्जियम की में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार को है, तो ये आपका सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होता है। और अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट, यानी कि ग सेक्शन सी। और नीचे अनुच्छेद को पढ़ें आप, ये अनुच्छेद को पढ़ना आपने। स्टेटमेंट देखो यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों को आप देखें समझे। हरियाणा, केरल और बिहार के जो आंकड़े हैं, शिशु दर प्रति कितने हैं, साक्षरता दर कितना है, और केवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये स्टेटमेंट आप इसने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आंसर है, प्रश्न देखो कि इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा केरल है। वैसे भी केरल में ज़्यादा शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते, तो आंसर आपका आ जाएगा इजीली। और उसके बाद देखो यहाँ पर 48 वाला, कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है। भाई देखो सवाल एक ही है ना, तो दोनों आंसर एक ही सवाल, यानी कि दोनों सवाल एक ही आंसर रहेगा। और सबसे राज्य में शिशु दर की स्थिति सबसे खराब है, तो खराब ज़्यादातर ना मतलब कड़वा रहेगा, लेकिन बिहार में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इस तरह से। और उसके बाद अगला है, ये हिंदी में, हाँ ध्यान रखें, ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम इसके बाद आपको मिलेगा। और केरल की साक्षरता दर कितनी है, तो केरल की जो सबसे ज़्यादा, तो जहाँ भी आपको मिले 90 अबव केरल का रहता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर, किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है, तो सबसे कम में बिहार ही आएगा, सबसे ज़्यादा में केरल ही आएगा। ये तो आपको इस तरह से। और हरियाणा की साक्षर दर, तो हरियाणा का साक्षर दर आपका 82 है। हरियाणा में भी काफ़ी लोग अब पढ़े लिखे हो गए। अब आप देखो यहाँ पर सेम, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको ऊपर दिखा आपने सेम, यहाँ पर हरियाणा, केरला और बिहार, तो सेम यहाँ पे आपको है इंग्लिश में आ गया है। विच द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द हाइस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज सेकेंडरी स्टेज, तो देखो यहाँ पर केरला राइट आंसर है। और उसके बाद अगला देखो, अगला भी केरला है। विच इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट, तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है। विच हैव स्टेट द हैविंग ए वर्स्ट
इसका बिहार आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन केरला, तो 94 है। और उसके बाद यहाँ पर देखो बिहार है और हरियाणा का 82 है। अब देखो यहाँ पर नीचे दिया अनुच्छेद, यहाँ पर फिर से अब आपको 53 से अनुच्छेद पहले हिंदी में है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ बड़ा सा, हिंदी में। और हिंदी में जो है साथ साथ में प्रश्न भी आपके देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो ये 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या हुआ, तो राजतंत्र की समाप्ति। हिंदी मीडियम में ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम आपको नीचे मिलेगा, तब तक आप हिंदी मीडियम एक बार देख लो, इंग्लिश मीडियम में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई, तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी, क्या कहा था फ्रांसीसी क्रांति, तो ये था राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। और निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, तो ये है आपका राष्ट्रवाद। और राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम हुआ क्या, कि साझी पहचान और साझी विरासत का भाव। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बार बार आपको बोलना ना पड़े, लाइक कर दीजिए। कम से कम 100 का टारगेट, मुझे उम्मीद है कि आप 500 पार करोगे। चलिए, आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आप थोड़ी सी आपको बनता ही है। और इसे पढ़ें आप, जो भी आपको ऊपर आपने हिंदी में देखा सेम दैट आपका इंग्लिश में है। और व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपन, 1789, what was the result of the French Revolution, end of monarchy, and which revolution brought the clear expression of nationalism, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसके बाद देखो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा, एंड नेशनलिज्म है। उसके बाद यहाँ पर सेंस ऑफ आइडेंटिफाई एंड शेयर्ड हिस्ट्री। और अब आपके पास घा है, ये मानचित्र से सवाल आते हैं। 2 सवाल आपके मैप से रिलेटेड होंगे। देखो यहाँ पर आपको मानचित्र ए में आपको ये वाला फिल करना है, ए से बांध दर्शाना। तो इनमें से चारों में से कौन सा बांध रहेगा मानचित्र में। और उसके बाद देखो यहाँ पर 60 में देखो उसी मानचित्र में बी से सूत्र उत्पादक वाला दर्शाया है, तो बी से आपको क्या दर्शाया है, राज्य को दर्शाया है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन रहेगा। और इसी के साथ ये दृष्टिबाधित, ऊपर 2 सवाल हैं, नीचे 2 दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रहेगा ये सवाल। ये सेम इंग्लिश मीडियम में हो गया, और इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर जो 2 सवाल हैं वो दृष्टिबाधित। और ये आपका मैप है। मैप को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको कहा है कि ए क्या है, तो देखो ये जो ए है ना, ए आपको ये चीज़ बताना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, क्या पूछा गया है। और बी पॉइंट यहाँ पर बताया, तो ये क्या है, तो ये आपको वहाँ पर बताना है। तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट के भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही पहाड़ी यादों के ना चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और उस पर आपने ना वॉच टाइम बढ़ाना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पहाड़ी यादों के चैनल को कितने लोग अपना प्यार देने वाले हैं, कितने लोगों को पहाड़, नदी, झरने पसंद है। तो थोड़ा सा मुझे अपना एक्सपीरियंस देंगे कमेंट में। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह से नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ना चाहते हैं तो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।